તો આ સાથે જનમંચમાં આપણી સાથે મહાનુભાવ છે માર્કોસ પ્રવીણ તેવટિયા કે જે આજે ગુજરાત ફર્સ્ટની મુલાકાતે છે. ગુજરાત ફર્સ્ટ એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી છે અને જનમંચમાં આજે એમની સાથે વાતચીત કરી છે કે જેમણે લોકોનો જીવ બચાવ્યો હતો. પ્રવીણ તેવટિયા ગુજરાત ફર્સ્ટ પર આજે આપણી સાથે છે અને આ સર કે જેમણે લોકોનો જીવ બચાવ્યો હતો એ 26/11ની રાત કે જે કાળી રાત આજે પણ કોઈ લોકો નથી ભૂલી શકતા અને ત્યારે તેમણે લોકોનો એક સાચા હીરો તરીકે આવી અને લોકોનો બચાવ કર્યો હતો. લોકોની બહાર આવ્યા હતા. ભારતની જે ગરિમા છે ગરિમાને જાળવી રાખવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ હતા, સતત મદદરૂપ તેઓ થયા અને લોકો માટે તેઓ હંમેશા હર હંમેશ તેઓ આગળ વધ્યા. સર, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ફર્સ્ટ પર. ગુજરાત ફર્સ્ટ આપનું ખૂબ ખૂબ આભારી છે. સાથે 100 સલામ સર આપને. ये सर पूरा हमारा जनमंच का कार्यक्रम है और इसके अंदर सारे लोग आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड थे, तो सब लोग आपसे सवाल पूछेंगे. तो आज आप सेंटर फ्रेम में और हम सब आ जाइए. प्लीज प्लीज आइए. તો આ ભોમકા છે, ભોમકાની લાજ જેના હાથમાં છે, ફક્ત હક એનો અહીં અને એ જ ખોળો ખૂંદ છે. તમે અમે અહીં નહીં બધે બોલશું ઘણા, પણ સપૂતો બોલ્યા વિના ગગન ધરા ઉલીચશે. અને તેઓ સૈનિકોને સામે જે પડકાર છે તેમને કહી રહ્યા છે કે સીમા સુધી પૂછી શકો ન સીમા પાર આવતા સવાલ જેવા પૂછશો જવાબ એવા છૂટશે. આ એ રિયલ હીરો છે. 26/11ની એક કાળી રાત કે જેણે ભારતની ગરિમા પર આંચ ઉઠાવવાની કોશિશ કરી હતી. જે આતંકીઓ હતા તેઓ અહીંયા પહોંચ્યા અને જે આખી ગરિમા છે તેના પર ક્યાંક કાળું કલંક લાગ્યું હતું, પરંતુ દેશની બહારે આ તમામ હીરો આવી પહોંચ્યા હતા અને તમામ લોકો ત્યાં હતા. તેમના દ્વારા લોકોનો જીવ બચાવવામાં આવ્યો. सर, सबसे पहले आपका गुजरात फर्स्ट पे स्वागत है. 100 सलाम करता है गुजरात फर्स्ट. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैंने गुजरात की बहुत सेवा की है और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे मंच पर आप लोगों ने गुजरात फर्स्ट जैसे चैनल पर मुझे आमंत्रित किया. तो मैं सभी गुजरात वासियों का, देशवासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आपका मैं कहूँ कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जी बिल्कुल सर. आप मेरे राइट में आ जाएंगे, लेफ्ट से मुझे सुनाई नहीं आता. बिल्कुल बिल्कुल सर. सही है जी जी. जी बिल्कुल सर. और साथ में मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर 26/11 का दिन अगर हम एक बार सुन ले तो कांप उठते हैं. आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उस दिन? मैं अगर ओवरऑल अपना व्यू दूं तो मेरे लिए आज तक के जीवन में वो जो लम्हे थे वो बहुत खूबसूरत लम्हे थे. उस दिन एग्जैक्टली हमने पहले भी कई सारे ऑपरेशंस में भाग लिया है और देश के लिए अलग और भी कई जगह पे काम किया है. लेकिन मैं उस दिन की बात बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा मौका मुझे फिर मिले अपनी देश सेवा करने के लिए तो मैं आज भी पीछे नहीं हटूँगा और फिर से ड्रेस पहनकर ऐसे ही आतंकवादियों से भिड़ने के लिए चला जाऊँगा. ये देश हमारा है और हम एक वेल ट्रेंड कमांडोज हैं, तो हमको अपने देश की जनता की और अपने देश की रक्षा के लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए. तो यही चीज़ हमें जब ट्रेनिंग होती है तो यही चीज़ सिखाई जाती है कि सबसे पहले नेशन फर्स्ट है. हम बहुत बाद में आते हैं, हमारा परिवार बहुत बाद में आता है. अगर देश की रक्षा के समय मुझे कुछ होता है या मैं शहीद हो जाता हूँ और उसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो भी मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि ऐसा मौका मुझे मिला कि मैं ऐसे क्षणों में जब देश कमज़ोर पड़ रहा था, देश घुटनों पर टिकने वाला था और सब आशाएं छोड़ चुके थे, ऐसे समय पर मैं अपने देश के काम आया, मैं अपने देशवासियों के काम आया. जी बिल्कुल. અને લોકો એવું જ ઈચ્છતા હોય છે કે જ્યારે દેશને જરૂર હોય છે ત્યારે દેશની પડખે ઊભા રહીએ, દેશની વારે આવીએ. સર, भारत माता के लिए आज आप क्या कहना चाहोगे? मैं भारत माता के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसी पावन मिट्टी में मेरा जन्म हुआ. जिस गांव की अगर मैं बात करूं, जो विरासत मुझे मिली है मेरे गांव से, मेरे गांव ने देश को एक प्रधानमंत्री दिया, चौधरी चरण सिंह, और मेरे गांव से 39 मार्टर्स हैं, 8 स्वतंत्रता सेनानी मेरे गांव ने दिए. तो ऐसी मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं और मेरे ताऊ के बेटे हैं वो आर्मी में हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो अभी भी सर्विंग हैं
मैंने सेवा के लिए ही, दूसरी सेवाओं के लिए कुछ और करना है, इसीलिए मैंने 15 साल सर्विस करके फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे भी देश के हर कोने में जाकर लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि वहाँ पर आप एक एरिया है, वहीं तक आप सीमित रह जाते हो। तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए आपको बहुत सारे बलिदान करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो सेक्रीफाइसेस मैंने किए, सर्विस छोड़ी, फिर मैं अब देश सेवा में फिर निकला हुआ हूँ और लोगों को जितना हो सकता है उतना जागरूक करता हूँ हेल्थ के प्रति, देश के प्रति, और उनकी जो खुद की देशभक्ति है वो कहाँ तक और किस लेवल तक और उठ सकती है, उस लेवल पे मैं बात करता हूँ लोगों से। जी बिल्कुल सर, आपको धन्यवाद करने का मौका मिले ये भी हमारे लिए धन्यता है। क्यों सर, आज मेरे सहयोगी भी आपसे बात करना चाहते हैं। जी, जी। तो उनसे बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। पहले तो आपकी जो शौर्यता है उनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि हम सब ने भी देखा था वो काली अंधारी रात जब 26/11 की दिन जो घटना हुई थी, बहुत सारे हमारे देशवासियों को हमने खोया था, आतंकियों को। फिर भी आपके लिए शौर्यता आपकी हमको याद आती है। मैंने जब पढ़ा आपके बारे में कि उस दौरान आप 5 नॉटिकल माइल दूर थे नेवल बेस से। फिर पहली बार जब आपको कॉल आया कि ऐसी घटना हो गई है, आपको ताज होटल पहुंचना है, फिर वहाँ जाके पहले आपने क्या मंजर देखा जो आपके नज़रिए से हमको बता सके, दर्शकों को बता सके? जब ताज के अंदर हम एंट्री कर रहे थे तो सबसे पहला एंट्री करने वाला बंदा मैं ही था और पूरी टीम को लीड मैंने किया था। तो वहाँ पर मैं जब एंट्री की तो हमने देखा कि जो मुंबई पुलिस के जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, उन्होंने अलग अलग लोकेशंस पे अपनी कवर ली हुई है और उनके फेस से पूरा देखा जा सकता था कि कितना भयंकर ये अटैक हुआ है। उसके बाद सीधी नज़र हमारी जाती है कि पूरा ब्लड शेड था पूरे लॉबी के अंदर, ग्लास टूटे हुए थे और हमारी जो पहली टीम गई हुई थी वो काम कर रही थी। वहाँ पे कुछ जो इंजर्ड थे उनको निकाला जा रहा था, प्लस जो सेफ थे उनको ओल्ड हेरिटेज विंग से निकाला जा रहा था। तो उन जो इंजर्ड थे, जिनके अलग अलग बॉडी पार्ट से खून निकल रहा था, एक तो लेडी थी जिसके कमर से पूरा खून की हम कहें कि धार निकलती हुई जा रही थी, उसकी बॉडी को मैं भी साथ में था, साथी थे, हमने उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया। लेकिन जब आप इस चीज़ को देखते हो एक सैनिक होने के नाते, तो आपके अंदर एक आक्रोश ये जगता है कि इन इनोसेंट लोगों का कोई रोल ही नहीं है, ये तो देश की प्रोग्रेस में किसी न किसी तरह से लगे हुए हैं, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। और इस तरह से ये इनह्यूमन जो काम हुआ है ये गलत है। और किसी टेररिस्ट ग्रुप की कितनी भी वो ताकतवर है, तो मैं कहता हूँ उसको सेना को चैलेंज करना चाहिए, ना कि सिविलियंस को। तो उसमें पता चलता है कि आपके अंदर आप कितने कैपेबल हो और हम कितने कैपेबल हैं। एक असहाय, एक इनोसेंट, जिनके पास ना तो कभी कोई, आप एक नॉर्मल जनता है, उनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है, उनको तो फर्स्ट एड तक की भी ट्रेनिंग नहीं है, आप उनको जाकर मार रहे हो, उनको टारगेट बना रहे हो। तो मैं कहूँगा कि ये इस तरह से हुआ जिस तरह से अभी हमास का अटैक आपने देखा, इसी तरह का ये हमला था। तो उस हमले में बहुत ही जल्दी हमने टेक ओवर किया और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हमने होटल को खाली कराने का कार्य किया। किसी भी नॉर्मल साधारण व्यक्ति का जो हृदय है वो कांप उठेगा जो सीन हमने वहाँ पर देखा। आप किसी के डेड बॉडी है या इंजर्ड पर्सन है, उसका खून बह रहा है, आप उसको कैसे देख पाएंगे? और मैं, सारे जर्नलिस्ट हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि क्या आपका परिवार इस चीज़ के लिए तैयार है कि आपको गोली लग जाए और टेररिस्ट आपको गोली मार दे? बिल्कुल नहीं हो। हमारा परिवार तैयार है। इसलिए तो आपको आयरन मैन बोला जाता है। विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति है जो हमारे बीच में है जिसके फेफड़े कमजोर होने के बाद भी इन्हें बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिता है जो अमेरिका है, मलेशिया है, अफ्रीका है, सब जगह जाके जीता है। ऐसे ही विश्व के पहले ही व्यक्ति है जिसको आयरन मैन बोला जाता है। और मुझे भी ये गौरव की बात है, मेरा डिफेंस से बहुत लगाव रहता है हमेशा के लिए, और ऐसे आयरन मैन हमारे साथ है, तो इसके लिए मेरे तो और खुशी हो रही है कि मैं आपसे सवाल भी कर रहा हूँ। जी जी। फिर भी मैं आपकी शौर्यता को सलाम करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो भी पूछना चाहते हैं, अपने मन में कुछ सवाल लेके आए हैं। बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम। जो आपका प्रतिपाल जी।
जी सर, सबसे पहले तो मेरी ओर से, गुजरात फर्स्ट की ओर से और पूरे गुजरात की ओर से आपको 100 सलाम। आपके जैसे जो जवान है उसकी वजह से हमारा देश खड़ा है और उस आपकी वजह से ही हम अपने जो त्यौहार है हमारी फैमिली के साथ अच्छे से बिता सकते हैं। मेरी बात यही है सर कि जो जज्बा होता है, हिम्मत होता है, वो बाज़ार में तो मिलता नहीं है। तो इतना जज्बा और हिम्मत कहाँ से आता है? जैसे आपने बताया कि टेररिस्ट अटैक हो रहा था और जो मुंबई अटैक में भी 150 से ज़्यादा लोग मर गए और खून की नदियाँ बहती है, वो सब सर देख के वो जज्बा कहाँ से आता है कि हम उनको जिस तरह से उनका सामना कर पाएंगे। जिस तरह से आपने फैमिली की भी बात की, तो एक तरफ से जब फैमिली का भी हम जब सोचते हैं तो किस तरह से आप उनका सामना कर पाते हैं सर? एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पिक्चर का सीन होता है कि जो हीरो है उसको बैकग्राउंड में फैमिली दिखाई जाती फैमिली, है, जी। फैमिली की याद आ रही है, कुछ आ रही है, जी। लेकिन एक्चुअल में रियल सिचुएशंस में हमें किसी की याद नहीं आती। जी हम 100% वहीं पर रहते हैं, उसी सिचुएशंस में रहते हैं। और मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं 100% यहीं रहूँ। जी और जब आप 100% किसी भी सिचुएशन में हो तो आपकी विन जी कंफर्म है। जी दूसरा है कि परिवार, जी आप परिवार को याद करोगे, परिवार को याद करके सिर्फ आप कमज़ोर ही होगे। जी, सही बात है। तो मैंने पहले ही बताया कि हमारा परिवार तैयार है जी। किसी भी न्यूज़ को सुनने के लिए। जी हाँ, मेरे माँ बाप हैं, उनके आंसू बहेंगे, जी, सही मेरी वाइफ है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, मेरा भाई है वो भी अपना छोटा भाई खोएगा। जी लेकिन मैंने बताया कि जो ये सारी चीज़ें मिली हैं मुझे, ये सारी चीज़ें विरासत में मुझे मिली हैं, जी मेरे परिवार से मिली हैं। और जिस माहौल में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मेरे गांव में 61 जी जो इंडो चाइना वार हुआ था 62 में, 65, 71 और 99 का जो वॉर हुआ था, जी उन सब के योद्धा मेरे गांव में हैं। जी उनकी कहानियां सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ। जी। तो जब छोटा था तो एक दादाजी की उम्र के थे, मैं उनसे इंडो चाइना वार की चीज़ें सुनता था, 65 के थे उनकी सुनता था। तो अंदर से एक शौर्य का एक जज्बा आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है कि यस, मुझे भी एक दिन बड़ा होके इसी तरह से देश के लिए काम आना है, देश के लिए लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी तो ये ऑटोमेटिकली विरासत है। फिर जब आप सेना में जाते हो तो अपने आप को हर स्टेज पर आपको प्रूव करना पड़ता है कि यस, यू आर कैपेबल। जी इतने सारे बैरियर्स होते हैं जब आप कमांडो बनते हैं, जब मार्कोस बनते हैं, तो वहाँ जो रेशो है वो बहुत ही मिनिमम है कमांडो बनने का। जी मेरे साथी 120 थे, 120 में से सिर्फ 20 सेलेक्ट हुए जी और 20 सेलेक्ट होने के बाद जब फाइनल पास आउट हुए तो सिर्फ 13 लोग पास आउट, 13 लोग, सिर्फ 13 लोग। जी तो आप लगा सकते हो कि कितना टफ कोर्स होगा। वहाँ पर आपको कोई निकालता नहीं है जी। कि वहाँ पर आपको निकालने के लिए बैठा हो, कोई आपको निकालने के लिए नहीं, आपको एनकरेज किया जाता है हर जगह पर। लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता, सही बात। शरीर टूट जाता है, मसल्स टूट जाती हैं, मेंटली आप ब्रेक हो जाते हो। तो शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ मैं कहूँगा फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ में आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत चाहिए, जब जाकर आप एक मरीन कमांडो बनते हैं। सही बात है सर। तो दोनों को साथ में रखना पड़ता है, जी तब जाकर आप किसी भी सिचुएशंस के ऊपर विन कर सकते हो। विन कर सकते हैं। अगर आप मेंटली ही वीक हो गए, आप मेंटली, मैं उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मुझे देश को बचाना है और आप अपने परिवार के बारे में सोचने लगे तो फिर क्या होगा? सही बात है। तो एक तो आप मारे जाओगे, दूसरा सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। बस वही, सही बात है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पॉकेट में फ़ोन था, जी लेकिन मैंने घर पे फ़ोन तक नहीं किया और मैंने बताया भी नहीं कि मैं ऐसे ऐसे ताज होटल में जा रहा हूँ। मैंने एक मैसेज तक भी नहीं किया, वो भी कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिवार कमज़ोर पड़े, मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ या मेरा पिताजी या मेरा भाई मेरे लिए परेशान हो। मेरा काम मैंने चुना है और मैं उस काम को 100%, जहाँ तक मेरी क्षमताएं हैं, मैं उसे 100% करूँगा और मैंने कोशिश की। जी बिल्कुल सर। और साथ में जब ये हम सुनते हैं 26/11 वाली बात तो हम कांप उठते हैं। लेकिन सर, आप जब वहाँ आतंकियों के सामने पहुंचे थे, आपको 3 गोलियां भी लगी, आपको कहाँ कहाँ गोलियां लगी और उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था? जब मैंने
हम लोग रूम के अंदर एंटर कर रहे थे तो बराबर वाला जो एडजॉइंग हॉल था उसमें 185 लोग थे एडजॉइंग हॉल में। जब हम वहाँ पर पहुँचे, टेररिस्ट हमसे करीब 1 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचे थे उन लोगों को हॉस्टेज बनाने के लिए। जी। उस हॉस्टेज सिचुएशन के लिए ये देश रेडी नहीं था और कोई भी रेडी नहीं है हॉस्टेज सिचुएशन के लिए। कंधार केस आपने सुना होगा, चेचनिया केस आपने सुना होगा, तो कोई भी देश इस सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं है। उन 185 लोगों में आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी जी भी थे, दुबई पोर्ट के सीईओ भी थे, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिनमें से 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके गोधरा के थे, जर्मन सीनेटर थे, अफ्रीकन थे, अमेरिकन थे और 3 शादी के गेस्ट थे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स उस 185 लोगों के अंदर थे। अगर वो हॉस्टेज हो जाते तो ये देश उस दिन अपने घुटनों पे होता। जी। उस क्रिटिकल सिचुएशन में हमने सिचुएशन संभाली। मैं अपनी टीम के साथ में रूम के अंदर एंटर किया और जब मैं 10 से 12 कदम अंदर रूम के अंदर पहुंचा तो मुझे राइट साइड से 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज़ आई। तो मैंने कंफर्म कर लिया कि 2 आतंकवादी यहाँ पर हैं, लेकिन चारों आतंकवादी उसी हॉल के अंदर थे। जी। तो मैंने अपनी सिचुएशन को मैंने संभाला और वहीं पे सीज हुआ। जिधर से साउंड आया था मैंने वेपन उधर की तरफ कर दिया और ट्रिगर पे उंगली रख दी। बिल्कुल अंधेरा था रूम के अंदर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मुझे सिर्फ उधर से एक फ्लैश दिखाई दिया। इसका मतलब ये था कि उन्होंने मेरे ऊपर फायर ओपन कर दी है। जी। तो मैंने भी ट्रिगर दबा दिया, तो 3-4 गोली मेरी चली थी। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। जब खून मेरे लेफ्ट साइड से गर्दन पे गरम गरम खून मुझे फील हुआ और एक जलन फील हुई तो मैं सेंस में आया और जो पेन था उस पेन को मैंने डाइवर्ट किया कारपेट में। पूरा कारपेट को मैंने जकड़ लिया, क्योंकि अगर मैं एक भी साउंड वहाँ पर करता तो इसका सीधा सा संदेश था कि मैं इंजर्ड हूँ और जो टेररिस्ट हैं वहाँ पर 4 वो मुझे वहाँ पर मुझे खुद वो पॉइंट पर ले सकते थे और मुझे आकर पॉइंट ब्लैंक से गोली मार सकते थे। तो मैंने कोई भी बिना साउंड किए, इतनी इंजरी के बाद में जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन था, उन सब चीज़ों को मैंने पास किया और नई सिचुएशन के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं अभी मुझे और लड़ना है। और भगवान को धन्यवाद किया कि ये हेड शॉट है, बच गया हूँ मैं। तो मैंने देखा एक बराबर में थोड़ी दूरी पे सोफ़ा है और दीवार के बीच में थोड़ी सी जगह है। मैं वहाँ से अपने वेपन को मैंने थाई पे लिया और खिसक के मैं उस जगह पर अपनी गया। ये एक गोली के बाद की एक situation? गोली के बाद की। बिल्कुल, हाँ। फिर मैंने दोबारा टेररिस्ट को इंगेज करना शुरू किया और मैंने फायर ओपन किया। तो मैं सिंगल शॉट में गोली चलाता था, वो बस्ट में मेरे ऊपर चलाते थे। हाँ। अब सिचुएशन ये थी कि मैं सब इक्विप्ड था, मेरे पास जो मैंने आर्मर पहना हुआ था वो AK-47 की गोली के लिए बना ही नहीं था, मेरे पास हेलमेट नहीं था और मेरे जो साथी थे वो मुझे अकेला छोड़ के रूम से बाहर जा चुके थे। मैं और 4 टेररिस्ट उस रूम के अंदर थे बस। तो फायरिंग करते करते मैंने सोचा कि शायद मेरी टीम मुझे रेस्क्यू करने के लिए आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। मेरे पास कम्युनिकेशन सेट नहीं था, तो मैं बता नहीं पाया कि मैं अंदर इस सिचुएशन में हूँ। तो एक 185 जो लोग थे वो प्लस लॉबी में जो मेरी पूरी टीम थी उनको बचाने में मैं पूरा सक्षम रहा, क्योंकि अगर टेररिस्ट एक ग्रेनेड भी लॉबी में फेंकते तो मेरी पूरी की पूरी टीम वहीं पे मारी जाती, क्योंकि वहाँ पर छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो अपनी टीम को बचाया, उनको बचाया और इंगेज करके मैंने उनको रखा। फिर मुझे लगा कि इनको इंगेज करने से फ़ायदा नहीं है, टीम अंदर आएगी नहीं। तो मैंने एक हार्ड डिसीजन होता है हमारा कि यार अब काफ़ी देर हो गई है, प्लस आपकी जो क्षमताएं हैं, क्योंकि ब्लीडिंग तो पूरी हो रही है जी। तो आपकी क्षमताएं धीरे धीरे घटेंगी। तो मैंने क्या किया कि ज़्यादा देर ब्लीडिंग तो हो ही रही है, ज़्यादा देर मैं रुक नहीं सकता, शायद 1 से 1.5 घंटा। जी। तो मैंने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड से मैंने हमला करने का मैंने निर्णय लिया कि इनको मैं ग्रेनेड से मारूंगा, चाहे मैं इसमें खुद मर जाऊं। हाँ, उस वक्त आपकी जान को भी उतना ही खतरा था। बिल्कुल खतरा था। तो मैंने वही कहा कि हमारे लिए देश सबसे पहले,
बिल्कुल 185 लोग वहां पे थे, उनको आपने पहले रखा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आपके कंधे पे थी। क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ, उस जगह पे सिचुएशंस पे मैं हूँ, तो ये निर्णय मुझे लेना है कि उन टेररिस्ट के साथ अगर मैं मरता हूँ, मैं शहीद होता हूँ, तो हो जाने दो, कोई समस्या नहीं है, दूसरा प्रवीण खड़ा हो जाएगा, दूसरे को ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन आज अगर मैं चूक गया तो ये टेररिस्ट मेरी टीम को भी मार देंगे और 185 जो लोग हैं उनको भी बंधक बनाया जाएगा। अगर मेरे मरने से, मेरे शहीद होने से ये सिचुएशन अगर विन विन होती है तो उसमें मेरी जान चली भी जाए तो कोई, मैं कहूँगा कोई दुख नहीं है। तो मैंने उसको जॉय किया, जॉयफुल सिचुएशन में मैंने ग्रेनेड से हमला किया और वेट किया 10 तक मैंने काउंटिंग की मन में, लेकिन 10 काउंटिंग के बाद मुझे निराशा हुई कि वो ग्रेनेड नहीं फटा। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो ताज का जो पूरा ऑपरेशन था उसी समय पे ख़त्म हो चुका होता। सर, जिस तरीके की सिचुएशन आपने अभी बोली है, हम शायद फिल्मों में ही ये देख सकते हैं या तो हमने देखा होगा, इसीलिए हम नहीं समझ पाते कि वहाँ पे सिचुएशन रियल में क्या होगी। लेकिन सर, जैसे आपने अभी बात की कि मैं एक तरीके से वार करता था तो वो लोग मेरे पे दूसरे और तरीकों से वार करते थे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब आप जब बात करते हैं हम इंडियन नेवी मार्कोस के जवानों की, उस यूनिट की कि जो इतने मेहनत से, इतने लगन से अपनी जान अपने हाथों पे लेके लड़ते हैं, हम उस यूनिट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या उस तरह यूनिट की तैयारियां होती है, कैसे वो लड़ती है, कैसे तैयार होती है? एक्चुअली उस दिन मैं 2 दिन पहले गुजरात से वापस गया था। गुजरात में हमारा एक्सरसाइज चल रही थी। लोगों को, इस देश को यही नहीं पता उन्होंने जो टेररिस्ट थे उन्होंने इन्हीं दिनों को क्यों चुना। ये बड़ा सवाल था, क्योंकि ये जो अटैक था उनका 3 महीने पहले होने वाला था। अच्छा। लेकिन उन्होंने 3 महीने बाद का शिफ्ट किया, क्योंकि इन दिनों में जो दिन उन्होंने चुने थे उन दिनों गुजरात, पूरा का पूरा गुजरात बिजी था। गुजरात पुलिस पूरी बिजी थी, आर्मी पूरी बिजी थी इस एरिया की, नेवी पूरी बिजी थी, कोस्ट गार्ड पूरी की पूरी बिजी थी एक्सरसाइज के अंदर। और 2 दिन पहले ही मैं गुजरात से ही वापस गया था, जखौ से। हाँ। हमारा पूरा एक अटैक वगैरह करके हम लोग करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। तो वो सारी चीज़ करके मैं 2 दिन पहले ही यूनिट में पहुंचा था और 2 दिन बाद मुझे छुट्टी जाना था। अच्छा। तो मैक्सिमम जो हमारी यूनिट के जो लोग थे हाँ। वो डिप्लॉय थे एक्सरसाइज में। अच्छा। और हम सब इक्विप्ड इसीलिए रह गए क्योंकि सारे के सारे जो हमारा इक्विपमेंट था वो बाहर था। प्लस 2 टीम हमारी ओएसडी जाने वाली थी, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए। आपने सुना होगा ये जितने भी गल्फ ऑफ एडन हैं, सोमालियाज हैं, वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो वहाँ पर भी मार्कोज ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। तो वहाँ के लिए निकलने वाली थी 2 टीमें। तो उन्होंने पहले उसी शाम को जाके वेपन वगैरह शिप में रखे हुए थे। तो यूनिट मार्कोज की जो यूनिट्स हैं, जो मार्कोज हैं, वो इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। ओवरसीज से ज़्यादा, ओवरसीज में हमारे इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी बाहर से लोगों को निकाल कर लाया गया है उसमें मार्कोज ही हैं जो वहाँ से निकाल कर लाया। आपने सुना होगा सीरिया से निकाले, इराक से निकाला। तो वहाँ पर सिर्फ मार्कोज जाते हैं। इसी वजह से ना हम ऐसे बोलते हैं कि रात को वो सीमा पर तैनात होते, इसीलिए हम आराम से सोते होते हैं। लेकिन इस सारी बातों में हम सीमा के जवानों की बात करते हैं जो सैनिक है, या तो हम नेवी को जानते हैं या फिर एयरफोर्स के किसी को भी जानते हैं। हम ये मार्कोस वाले नाम बहुत कम सुनते हैं, इसलिए शायद लोगों को पता भी नहीं होता कि ये काम भी कैसे करते हैं और उसका काम कितना डेंजरस भी होता है। भारत में मार्कोज ही एक ऐसी फोर्स है जो 3 डायमेंशनल है, वाटर, एयर एंड लैंड। अच्छा। हमारा तीनों पे आधिपत्य है, तीनों जगह पे हम ऑपरेट करते हैं। मैं खुद भी पैरा ट्रूपर हूँ, डीप सी डाइवर हूँ और बहुत सारे ऑपरेशंस में हमने भाग लिया है और बहुत सेवा की है देश की। बिल्कुल। जय हिंद सर, आपकी बातें हमारे अंदर भी देश भावना को और बढ़ा रही है। ये जो 26/11 की जो वारदात है, शायद ही आप लाइफ में कभी भूल सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि उसमें छोटे बच्चे भी हो गए, ये पूरी जो वारदात है आपने आंखों से देखी है, आपने रेस्क्यू किया, दिक्कतें क्या आई, क्या समस्याएं आई आपको? समस्या सबसे बड़ी ये है कि जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं अपनी, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की। समस्या ये है कि आप यहाँ पर किसी जगह पर कोई भी अटैक हो गया तो जितने भी लोग थे सबके फ़ोन बजने शुरू हो गए और फ़ोन की रिंग्स बजनी शुरू हो गई। प्लस आपके जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें से लाइट भी जलती है। जी। तो सब ने अपना फ़ोन ऑन किए हुए थे,
तो उनके पास जैसे जैसे फ़ोन आ रहे थे तो टेररिस्ट उस जगह तक उनके फ़ोन की वजह से पहुंच रहे थे। अच्छा। तो फ़ोन एक डेंजरस जो इक्विपमेंट है उस जगह पे हुआ। तो हमें जो सामना करना पड़ा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अलग अलग जगह पर जो लोग छिपे हुए थे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंगेज हो रहे थे किसी न किसी से लोग, और बार बार आप किसी से बात फ़ोन कर रहे हो। प्लस लिफ्ट, जितने भी लोग थे लिफ्ट से ट्रैवल करना शुरू कर रहे थे, तो लिफ्ट वो उन्होंने लिफ्ट को टारगेट कर लिया। और लिफ्ट को टारगेट करने का मतलब ये है कि जो लिफ्ट है वो दिखा रही है कि कौन से फ्लोर पर जाकर रुक रही है। हाँ। तो वो उसी फ्लोर पे पहुंच जाते थे कि हाँ ये इधर गए हो तो हम इधर जाते हैं। तो वो लोगों को ऐसे ट्रेस कर 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 मार रहे थे। तो प्लस जो अंधेरा भी हो गया है तो आपने घड़ी पहनी है या फिर रिंग पहनी है, वो चमकेगी, वो हाईलाइट होगी। वो चमकेगी, रात अंधेरे में चमकेगी। तो किसी ने भी इन सब चीज़ों का कभी ध्यान ही नहीं किया कि हमको घड़ी जो चैन वाली है, किसी भी तरह की घड़ी है उसमें लाइट जल जाती है। तो वो सब चीज़ें कभी किसी ने अवॉइड नहीं की। किसी का कहीं पे फ़ोन बज रहा, किसी का कहीं पे फ़ोन बज रहा। तो लिफ्ट में कितने लोगों को उन्होंने मारा, रूम में घुस घुस के मारा, बैल बजा बजा के मारा। ताज के जो मैनेजिंग जो जनरल मैनेजर थे उनकी फैमिली थी 6th फ्लोर पे, 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे और उनकी वाइफ थी। उनको जिंदा ही जला दिया उन्होंने वहाँ पे 6th फ्लोर पे। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें की। प्लस हमें एक जो ऑपरेशन के ड्यूरिंग में एक दूसरी टीम हमारी काम कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ही डेड बॉडी डाल ली और बैरल बाहर निकाल ली। और जैसे ही हमारी टीम के बंदे उधर से देखने गए डेड बॉडी को, तो वेपन उधर उसका उनका दिखाई दिया, तो सेम टाइम पीछे हटे। तो हम वहाँ पे डेड बॉडी भी नहीं उठा सकते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डेड बॉडी के नीचे भी वो बंदा खुद छिप कर बैठ सकता है। ये उस डेड बॉडी के अंदर वो ग्रेनेड डाल सकता है। अगर जैसे ही आप उठाओगे, एटलीस्ट 2 बंदे तो जाएंगे उसको उठाने के लिए, 2 कमांडो वहीं पे शहीद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं थी। हमको जो हमारी टीमें थी, हम थे, तो हमको डेड बॉडी के ऊपर से हमको निकलना पड़ रहा है। तो हमको अगर कोई बंदा भी है तो हमको नॉर्मली उसकी ABC चेक करनी पड़ रही है, जो फर्स्ट एड हमको सिखाया जाता है। अगर वो बंदे के अंदर प्राण है या एयर ले रहा है तो ही हम उसको बचा पा रहे हैं। डेड बॉडी हम टच ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमको खतरा है। जी। तो मैं जितने भी मेरे देशवासी देख रहे हैं, बहुत सारे सैनिक भी देख रहे होंगे, तो मैं उनसे ये कहूँगा अगर आपको कहीं पे इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं और डेड बॉडी आपको मिलती है तो उस डेड बॉडी को टच ना करें, क्योंकि कई जगह पर ऐसा हुआ है और होता है। ज़्यादातर 99.9% है कि अगर कोई बंदा मर गया है तो उसके नीचे वो 3-4 ग्रेनेड डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। और भी हमारे सहयोगी आपसे सवाल पूछना जी। चाहते जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर वो जो मंजर था उसकी बातें हमने करी, 26/11 आपने खून से लथपथ लोगों को देखा, लेकिन जो शूरवीरता है वो तो उसकी हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन आज की जो कहानी है जो लोगों को नहीं पता, कि आप आज उस हादसे के बाद उभर कर उस स्तर पे पहुंचे हैं कि आज आप एक के बाद एक मैराथन जीत रहे हैं, वो भी लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे जब मेरा बचा मैं तो डॉक्टर्स ने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया हर चीज़ के लिए कि आप अभी पूरी ज़िंदगी कभी दौड़ नहीं सकते, आप कभी स्विमिंग नहीं कर सकते, आप कभी गोताखोरी नहीं कर सकते, आप कभी पैरा जंप नहीं कर सकते। बस आप एक चलते फिरते एक तरह से हो कि सांस ले रहे हो, सांस छोड़ते रहो, बस आप ऐसे ही रहोगे। प्लस आपकी जो लाइफ है, लाइफ स्पान की बात कर रहा हूँ मैं, तो लाइफ स्पान भी आपका बहुत कम हो चुका है क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, स्पेशली लंग्स। तो लंग्स तो पूरा डैमेज है मेरा राइट वाला, प्लस 100+ स्प्लिंटर अभी भी मेरी चेस्ट वॉल में है। एक जो स्प्लिंटर है वो एरोटा डायफ्राम के बीच में फंसा हुआ है, जो ब्रीथ के साथ ऊपर आता है और ब्रीथ के साथ नीचे जाता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 6 बड़े ऑपरेशंस, मैं कहूँगी सर्जरी, 6 बड़ी सर्जरी से मैं होके गुजरा। 4 साल लगातार योग करने से, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसको टच करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन आपका एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। और मेडिकल साइंस में मेरे सर्वाइवल को मिराकल के रूप में देखा गया, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के छाती के आर पार गोली निकली है और लंग्स पूरा फट चुका है तो वो बंदा कभी जिंदा नहीं बचा, आज तक जिंदा नहीं बचा। आई एम द ओनली वन वर्ल्ड वाइड। लेकिन
एक चीज़ जो मेरे साथ में जैसे जैसे घटित हुई, मेरा वेट बहुत बढ़ गया, योगा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन आपका वेट थोड़ा गेन हो गया। वेट गेन हो गया तो मैं एक बार मेडिकल के लिए गया। मेडिकल के लिए जब मैं गया 2012 में, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे ये है, तो मैंने अपना विक्टिम कार्ड वहाँ पर खेला। बिलीव मी, मैं उन 4 साल के अंदर ऐसा हो चुका था कि मुझे हर जगह पे सिंपैथी चाहिए, एक सिंपैथी सीकर बन चुका था मैं अपने आप को पहचान ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको ओबेसिटी की कैटेगरी और दे देता हूँ, इतनी तो है ही आपके पास। तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन में था, ये था। बोला नहीं, ये एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगे। तो आप बोला कि आप एक काम करो, शीशे में देखो कौन है। तो मैं शीशे में मैंने देखा अपने आप को, और मैंने आके बताया कि अपनी रैंक और नाम के साथ में बताया। बोला नहीं, वो नहीं, फिर से देखो। तो मैं फिर से शीशे में देखा, तो मैंने समझा कि शायद पर्सनल नंबर और पूछ रहे हैं, क्योंकि फ़ौज में क्या पर्सनल नंबर बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पर्सनल नंबर के साथ इस बार बता दिया। बोला नहीं, फिर से देखो। तो मैंने फिर से देखा। जब तीसरी बार मैंने देखा, तब मैंने महसूस किया कि ये एग्जैक्टली वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वो दिखा रहे हैं कि सामने प्रवीण तेवतिया है, जो एक मरीन कमांडो है। वो मरीन कमांडो नाम रैंक से कहीं ऊपर है। तो तब मैंने अपने आप को फिर से जागृत किया, और नेक्स्ट डे से मैंने हल्का हल्का जॉगिंग शुरू किया 2012 में, और विद इन ए मंथ मैंने अपना वेट रिड्यूस किया 10 किलो, और विद इन ए मंथ मैं 5 किलोमीटर का टारगेट अचीव करने में कामयाब रहा। स्लो मैंने दौड़ना शुरू किया। तो इसमें जो योग की भूमिका है वो बहुत बड़ी है। योग से मैंने अपने आप को दोबारा ठीक किया, और आज भी मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा आज भी योग करता हूँ। और आज भी मैं स्वामी रामदेव जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैं योग का सबको एग्जाम्पल देता हूँ, सबको योग करके दिखाता हूँ, और सामने योग भी करवाता हूँ। 2015 में मैंने हर चीज़ को एज ए चैलेंज लेना शुरू किया, क्योंकि मैं मानता हूँ चेंज तभी होगा जब आप चैलेंज लोगे। बिना चैलेंज लिए चेंज संभव ही नहीं है। और चेंज स्टार्ट विद इन, चेंज आपके अंदर से शुरू होगा। तो चेंजेस जो थे वो 2012 से मैंने शुरू किए, और 2015 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन में मैंने किसी और के नाम से हाफ मैराथन यानी कि 21 किलोमीटर में भाग लिया, किसी और के नाम से, क्योंकि मैं अपने नाम से कहीं भाग ही नहीं सकता था। तब मैंने भागा, और वो दूरी जो थी 21 किलोमीटर की दूरी मैंने 1 घंटा और 53 मिनट में पूरी की। और यही दूरी 2022 में मैंने 1 घंटा और 35 मिनट में पूरी की। क्या बात है। तो मैं लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने में बिलीव करता हूँ, मैं लगातार सीखने में बिलीव करता हूँ। और मैंने बोला ना, हर चीज़ को आप एज ए चैलेंज लो तो चेंज स्टार्ट हो जाते हैं आपके। मतलब सर, आपने देश के जो दुश्मन हैं उनसे तो लड़ाई लड़ी, खुद से भी लड़ाई लड़ी, और जो कुछ लोग होते हैं कि छोटी छोटी समस्या से डर जाते हैं, जो आपका सफ़र है, आप क्या मैसेज उन सभी लोगों को देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी वीकनेस को पहचाने। दुनिया का सबसे कठिन कार्य मैं एक ही मानता हूँ, सबसे कठिन कार्य वो है खुद की एक गलत आदत को बदलना। अगर आप सिर्फ अपनी एक गलत आदत को पहचानिए, वो एक वीकनेस है आपकी, उस गलत आदत को सिर्फ आपको एक बदलना है सही आदत में, तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होनी शुरू हो गई हैं। नहीं तो आपसे होगा ही नहीं कभी, क्योंकि आप अपनी वीकनेस पे काम नहीं करोगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हम क्या सोचते हैं और हम जिस तरह से जीवन जीते हैं, हम जो मैंने ओवरऑल आज तक का जो अनुभव किया है अपना, हम 25 साल तक सीखते हैं, और 25 के बाद अगले जो 50 साल हैं, उन 25 साल से मैं जो सीखा हुआ है उसके आधार पर काटने की कोशिश करते हैं। वहीं पर हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम जो आने वाली सिचुएशंस हैं उन पे काम नहीं करते। और मेरी एक लाइन भी है, मैं बोलता भी हूँ, स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइफ नेवर गोज राइट। स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइफ नेवर गोज राइट। अगर आपका पहला आज का दिन बिल्कुल स्मूथ गया है
और अगला दिन भी स्मूथ जा रहा है, आपको कोई चैलेंजेस फेस करने को नहीं मिले हैं और आपने कुछ नहीं सीखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने डायरेक्शन गलत पकड़ लिया, गलत नंबर की बस पे चढ़ गए हो आप। इफ़ यू आर लिविंग इन योर कंफर्ट जोन, तो दैट मीन्स आप कुछ सीख नहीं रहे हैं और आप उसी के बेस पे बाकी सब चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल सर। आप रिजिड होते चले जाते हैं फिर। बिल्कुल, हमारे साथी भी है जो आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, आप जय हिंद। जैसे सच्चे सपूत हमारे भारत माता के, जो जिनके लिए हम जिंदा है, मैं आपको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप वहाँ पे पहुँचे होटल ताज में, आपका जो ऑपरेशन चल रहा था, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, उन्होंने जब आप लोगों को पहले देखा, वो क्या माना? मैं कहूँगा कि एक देवदूत से कम नहीं मानते कोई। अगर आप किसी की जान बचाते हो तो आपका हमेशा के लिए, एक सैनिक का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के सैनिक का ऋणी हो जाता है। और ऋण के रूप में वो किस तरह से अपने जीवन को गुजारता है वो उसके ऊपर है। तो एक सैनिक का कर्तव्य यही है कि वो अपना काम करे, दूसरे को जो करना है वो करते रहें। तो हमारा काम है हम अपना काम करते रहें, दूसरों से कोई आशा ना रखें और दूसरों को ना देखिए हमारे बारे में क्या सोच। हाँ, जब आप लोगों की जान बचाते हो, जो हैप्पी स्माइल आप उनके फेस पे देखते हो, पहले डरा हुआ फेस देखते हो और जब आप पहुंच जाते हो उनको निकालते हो और जब वो स्माइल आप देखते हो तो आप खुद में सेटिस्फाई हो जाते हो, यस मैंने देश के लिए, मैंने लोगों के लिए कुछ कार्य किया। जी सर, तो देवभूमि द्वारका नगरी, उसको सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है, और उस सुवर्ण नगरी के खोज में जो टीम गई थी उसमें आप भी शामिल थे, तो आपको कैसी लगी वो सुवर्ण नगरी? 2006 की ये घटना है। 2006 में मुझे इस काम के लिए भेजा गया था, द्वारका की खोज के लिए। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो और भी गोताखोर थे हमारे साथ में, लेकिन उस पूरी टीम में मैं अकेला कमांडो था। जब मैं कमांडो था तो सभी ने मेरे ऊपर ज़्यादा बिलीव किया कि ही इज़ द मोस्ट टफेस्ट पर्सन इन आवर टीम, कि यार इसको भेजना चाहिए। तो उन्होंने ये मौका मुझे दिया। मैं उस टीम का आज भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि और भी सारे डाइवर थे, मैं अकेला नहीं था, और भी सारे गोताखोर थे, लेकिन जो मौका मुझे दिया मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। और मैं कहूँगा इसके पीछे कहीं ना कहीं द्वारकाधीश की इच्छा रही होगी कि मैं सबसे पहले मैं गोताखोरी के लिए वहाँ उतरा और वहाँ पर मैंने जाके काम किया और इस चीज़ को ऑथेंटिसिटी दी कि यस यहाँ पर द्वारिका थी। और ये संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये संदेश गया कि हमारी जो महाभारत की कथाएं हैं वो सच पे आधारित हैं, मिथ्या पे आधारित नहीं है, इपिक ओनली इपिक नहीं है, ये इतिहास है हमारा, ये हमारा इतिहास है और ये हमारा इतिहास हमारी धरोहर है जिससे हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो मैं जब वहाँ उन पे काम कर रहा था, उनके द्वारिका पे काम कर रहा था, डूबी हुई द्वारिका पे, तो बड़ा मैं आनंदित फील करता था। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी उन पत्थरों के बीच में बैठ कर। मैं उनको साफ़ करता था, उनके सैंपल लेकर आता था, फोटोग्राफी करता था, वीडियो लेकर आता था। तो उन पत्थरों पर बैठ के मुझे ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं। तो एक अलौकिक फील होती थी। और मैं कहूँ कि मैंने जितने दिन वहाँ पे काम किया वो हर एक दिन बहुत अच्छा रहा और रोज़ अखबारों में खबर छपती थी 2006 में। और जितने भी टीम थी बड़ी आनंदित थी और ये ऐसा करने का मौका मुझे मिला। तो सब चीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। 2004 में मैं श्रीलंका गया था, वहाँ पे मैंने रेस्क्यू का काम किया। एक और ऑपरेशन हुआ था विशाखापट्टनम में, जब बहुत ऑपरेशन नीलम हम गए थे, नीलम करके एक तूफ़ान आया था, उसमें लगातार 2 रात तक मैं जागा था। 2 रात जाग कर मैंने काम किया और करीब करीब 11,000 गाँव वालों को निकालने के लिए, एक गाँव नहीं था, 7 से 8 गाँव को इवैक्यूएट कराने में मेरी और मेरी टीम की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। 2 दिन मतलब 2 रात तक बिना सोए मैंने जाके काम किया था उस जगह पर और बैठकर। तो मैं कहूँगा कि मैं हमेशा से इस देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ और मैं कभी अपने आप को पीछे हटते हुए देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि चैलेंजेस आएँ और मैं उनका अपने ओपन हार्ट से स्वागत करूँ कि यस ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य करूँ।
जी सर, 26/11 का वो दिन जिस दिन आपने 150 से ज्यादा अमूल्य जिंदगी को बचाया था, देश ने आपको सम्मानित भी किया था शौर्य चक्र से 2009 में। आपको बहुत सारे आपके ऑपरेशन भी हुए, 5 महीने का आपने बेड रेस्ट भी लिया, पर आज हमारे सामने खड़े उतने ही जोश से आप खड़े हैं। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि अपने आप को रोज़ तैयार करें, पिछले वाले दिन को भूल जाएं और आज आप अपना पूर्णतः देने का कोशिश करें। तो जब मैंने आयरन मैन जब मैंने फिनिश किया था साउथ अफ्रीका में 2018 के अंदर, तो जब मैं रेड कारपेट पर जब चल रहा था तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं उस प्रवीण तेवतिया को याद कर रहा था कि जो प्रवीण तेवतिया 2008 में हॉस्पिटल के बेड पर था और सब उसका साथ छोड़ चुके थे, लेकिन खुद मैंने अपने आप को जगाया और उस लेवल पर लेकर आज खड़ा होता हूं कि उस हॉस्पिटल बेड से आज रेड कारपेट पर मैं चल रहा हूं और आज मैं एक आयरन मैन का टाइटल अर्न कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो ये मूल मंत्र है मेरा मूल मंत्र क्या है और ये सभी के काम का है, एफर्ट एंड एक्सक्यूज़ कभी भी आपके जीवन में साथ नहीं चलेंगे। या तो एफर्ट्स चलेंगे या एक्सक्यूज चलेंगे। तो जीवन में आपको चुनना है कि आप एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या एक्सक्यूज के साथ में उसी जगह पर बैठ के अपना रोज की दिनचर्या पूरी करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आपका ये व्यक्तित्व हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है। साथ में दरिया हो या पहाड़ टकरा जाना चाहिए और जब तक सांसें हो जी लेना चाहिए। બિલકુલ સર, ઓર જ્યારે જ્યારે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય છે અને એ પરિસ્થિતિ 185 લોકો નહીં પરંતુ આખા ભારતની ગરિમા જેમના ખભા પર હતી, જેમના ખભા પર આ એક વાત હતી કે જેમને દેશની ગરિમાને બચાવવાની છે અને એ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં રહીને તેમણે લોકોને બચાવ્યા હતા। ખરેખર ખૂબ વધારે એ હિંમત જોઈએ એના માટે અને આજે ન માત્ર પરંતુ ગુજરાત ફર્સ્ટ આખું એમનો અભિવાદન એમને કહેવા માંગે છે। થેન્ક યુ અને દિલથી થેન્ક યુ કહી રહ્યા છે કારણ કે એવો છે અને એટલે જ અમે છીએ। सर ये एक बूथ हमारे गुजरात फर्स्ट परिवार की तरफ से दे रहे हैं। ये कश्मीर जो नया सवेरा 370-35 एक बात कैसा है, हमारे सोल्जर्स कश्मीर में कैसा काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये अभी रिलीज हुई है, तो ये आपको भेंट स्वरूप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, आपने इतना समय हमें दिया। एक बात दर्शकों को बता दें कि हमारे देश के शौर्य चक्र विजेता प्रवीण तेवतिया जी बहुत बिजी स्केड्यूल में रहते हैं। आप उन्हें सवेरे योगा करते देख सकते हैं, आप उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे देख सकते हैं, आप उन्हें मुर्दे में जान डालते हुए देख सकते हैं। और ये मैंने स्वयं देखा है, काफ़ी सालों से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। 26/11 का मंजर मैंने भी देखा है और उस वक्त मार्कोस की टीम ने जो काम किया था, जो फर्स्ट अटैकर जो थे वो हमारे मार्कोस के जवान थे और उसमें से प्रवीण तेवतिया जी थे। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, दिल से धन्यवाद। सलाम है आपको और पूरे गुजरात फर्स्ट और गुजरात फर्स्ट के लाखों दर्शक आज आपको वंदन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद सर। તો વંદન છે, લાખ લાખ અભિનંદન છે આપને કારણ કે તમે છો એટલે જ અમે છીએ। તમે સરહદના સીમાડે રહી અને સરહદની રક્ષા કરી રહ્યા છો। અંદરથી અમે એ પ્રોમિસ કરી રહ્યા છીએ કે અમારાથી બનશે એટલું કરીશું અને ત્યારે અમે કહી શકીશું કે હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ। તો જનમંચમાં આપણી સાથે હતા પ્રવીણ તેવતિયા કે જેમની સાથે આજે આપણે વાતચીત કરી અને સાથે ઘણી બધી એમની જે પ્રેરણાદાયી વાતો હતી એ આપણે સાંભળી। તો હાલ બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ। નમસ્કાર।